हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 5 को पढ़ने जा रहे हैं। आज के हमारे पढ़ने का टॉपिक है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे मिनरल और रिसोर्सेज के बारे में हम लोग जानते हैं। मिनरल एक्चुअली होता क्या है, तो जो भी माइन करके निकाला जाता है, माइन करने का मतलब अर्थ के अंदर से निकाला जाता है, धरती के नीचे से निकाला जाता है। और रिसोर्सेज क्या होता है, तो जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है तो रिसोर्सेज को कहते हैं। तो कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है उसको रिसोर्स कहते हैं। तो एनर्जी रिसोर्स क्या होता है, जो हमारे एनर्जी रिलेटेड ज़रूरत को पूरा करता है उसको हम लोग एनर्जी रिसोर्स बोलेंगे। तो जैसे हम लोग अपने डेली लाइफ में जो है डिफरेंट चीज़ को यूज करते हैं, तो उसमें यदि देखा जाए तो अधिकांशतः चीज़ मेटल का बना होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यू हैव स्टडीड अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स इम्बेडेड इन द रॉक्स। तो अर्थ के क्रस्ट में कई सारे मिनरल हैं, ठीक है। वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस मिनरल्स आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट। और कई मिनरल्स इस तरीके से मेटल को निकाला जाता है। मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मिनरल जो हमारे लाइफ के एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, मतलब कि उनको अब अलग नहीं किया जा सकता, हमारे लाइफ के एक अभिन्न अंग हो गए हैं। ऑलमोस्ट एवरी थिंग वी यूज फ्रॉम अ टीनी पिन टू अ टॉवरिंग बिल्डिंग और बिग शिप। तो हम लोग छोटा पिन से लेकर के बड़ा टावरिंग बिल्डिंग, मतलब टावर जैसे बिल्डिंग या फिर बड़े जहाज, सब कुछ अब मिनरल के ही बने हैं। उनसे कोई ना कोई चीज़ मिनरल, कोई ना कोई तरह का मिनरल यूज हुआ ही है। रेलवे लाइन हो या फिर हमारा रोड हो या फिर मशीनरी टूल्स, हर चीज़ मिनरल से बना हुआ है। कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, सब कुछ मिनरल से बना हुआ है, ठीक है। इवन द फूड डेट वी ईट कंटेंट्स मिनरल्स। हम लोग जो भोजन खाते हैं उसमें यहाँ तक मिनरल होता है। इन ऑल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स यूज मिनरल्स फॉर देयर लिवलीहुड। तो अब ह्यूमन बींग जो है अपने डेवलपमेंट के हर एक स्टेज में मिनरल्स का यूज करता है अपने जीवन यापन के लिए। डेकोरेशन हो या फिर रिलीजियस फेस्टिवल हो या फिर कोई सेरेमोनियल राइट्स हो, हर चीज़ में जो है यूज किया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स। तो टूथपेस्ट क्लीन योर टीथ, हम लोग डेली उसका यूज करते हैं। एवरेजिंग मिनरल लाइक सिलिका, लाइमस्टोन, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स डू क्लीनिंग। तो ये सारे मिनरल से भी क्लीनिंग किया जाता है। फ्लोराइड विच इज टू रिड्यूस कैविटीज फ्रॉम मिनरल फ्लोराइड। मोस्ट टूथपेस्ट आर मेड विथ वाइट टाइटेनियम ऑक्साइड। तो टूथपेस्ट में जो है टाइटेनियम ऑक्साइड मिलाया जाता है, विच कम्स फ्रॉम द मिनरल कॉल्ड रूलाइट, इल्मेनाइट एंड एंटेस, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग जो यूज करते हैं टूथपेस्ट, वहाँ भी मिनरल है। मतलब कि ये बताने का मेन मकसद यही था। यहाँ पे बताया ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल। तो जितने भी लिविंग थिंग उनको मिनरल की जरूरत होती है। लाइफ प्रोसेस कैन नॉट अगर विदाउट मिनरल्स। लाइफ का प्रोसेस जो बिना मिनरल के नहीं हो सकता है। ऑल्दो अवर मिनरल इंटेक रिप्रेजेंट ओनली अबाउट 0.3% ऑफ आवर टोटल इंटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट। हम लोग जितना खाना खाते हैं उसका 0.3% ही मिनरल होता है। दे आर सो पोटेंट एंड सो इम्पोर्टेंट दैट विदाउट देम वी कुड नॉट एबल टू यूटिलाइज द अदर 99.7%। लेकिन इतना जरूरी होता है कि इसके बिना 99.7% का हम लोग कोई उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज मिनरल, ठीक है। तो मिनरल डिफाइन, जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल एज अ होमोजीनस। तो मिनरल का प्रॉपर डिफिनेशन एक्चुअली क्या है, तो जियोलॉजिस्ट के द्वारा जो अर्थ के साइंस के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के इंटरनल साइंस के बारे में पढ़ते हैं, उनके द्वारा कहा गया कि होमोजीनस नेचुरली अकरिंग। क्या क्या मिनरल का प्रॉपर्टी है, होमोजीनस होने चाहिए, मतलब एक जैसे होने चाहिए, नेचुरली अकर करने चाहिए, और उनका एक डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, उनका एक फिक्स इंटरनल स्ट्रक्चर हो, तो उसको हम लोग मिनरल बोलेंगे। मिनरल आर फाउंड इन वेरियस फॉर्म इन नेचर। तो नेचर में मिनरल कई फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे डायमंड से लेकर के सॉफ्टेस्ट टॉल्क तक। टॉल्क एक पत्थर होता है जिससे पाउडर वगैरह बनाया जाता है। टैल्कम पाउडर जो यूज़ हम लोग करते हैं टैल्क से ही बनाया जाता है। यू ऑलरेडी लर्न दैट अबाउट रॉक्स। तो रॉक्स के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। रॉक्स आर कम्बिनेशन ऑफ होमोजेनस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। तो रॉक जो है होमोजेनस सब्सटेंसेस का एक कम्बिनेशन है जिसको मिनरल बोलते हैं। सम रॉक्स फॉर इंस्टेंस लाइमस्टोन कंसिस्ट फॉर अ सिंगल मिनरल। तो कुछ रॉक में एक ही सिंगल मिनरल होते हैं, जबकि कुछ रॉक में एक से ज़्यादा मिनरल होते हैं डिफरेंट प्रोपोर्शन में। ऑल्दो 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। अभी तक लगभग 2000 मिनरल पाए गए हैं अर्थ में। A particular mineral that will form from a certain combination of element depend upon the physical and chemical condition which are the material form। तो कौन सा मिनरल कहाँ से पाया जाएगा ये डिपेंड करता है कि वहाँ उस एरिया का फिजिकल और केमिकल कंडीशन क्या है। दिस इन टर्न रिजल्ट इन वाइड रेंज ऑफ कलर। तो इसके कारण से मिनरल में कई कलर आते हैं, उनका हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म, लस्टर, डेंसिटी, ये सब कुछ डिपेंड करता है। जियोलॉजिस्ट यूज दिस प्रॉपर्टी टू क्लासिफाई द मिनरल्स। नेक्स्ट स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट। तो जियोग्राफर स्टडी मिनरल एज अ पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंडफॉर्म। तो जियोग्राफर्स जो हैं मिनरल के बारे में स्टडी करते हैं अर्थ क्रस्ट के बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। मतलब अर्थ किस चीज़ का बना है इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज स्टेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जियोग्राफर। तो जियोग्राफर का क्या इंटरेस्ट है कि मतलब कौन सा मिनरल रिसोर्स कौन से एरिया में पाया जाता है ये पता करना, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए मतलब कौन से आदमी के लिए अवेलेबल, आदमी के फायदे के लिए कौन सा मिनरल कहाँ पर पाया जाता है। लेकिन जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मिनरल को किस लिए अध्ययन करते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। तो इनका मिनरल के अध्ययन करने का टारगेट होता है कि मिनरल कैसे बना है, कितना पुराना है,
क्या फिजिकल कंडीशन रहा होगा जब ये बना होगा, उसका फिजिकल कंपोजिशन केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो ये जियोलॉजिस्ट का व्यू है देखने का और जियोग्राफर का व्यू देखने का, हम लोग अभी देखें। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल। तो मिनरल किस तरीके से पाया जाता है। तो मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। तो मिनरल ओर्स के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ओर्स क्या होता है, ओर्स भी एक तरह के मिनरल ही है, ठीक है। लेकिन ऐसा मिनरल जो इकोनॉमिकली वाइएबल हो, मतलब उनसे कोई मेटल निकालना, कोई भी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना आदमी के लिए फायदेमंद हो, तो उसको हम लोग ओर बोलते हैं। द टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स। द मिनरल कंटेंट ऑफ ओर मस्ट बी इन सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन टू मेक इट एक्सट्रैक्शन कमर्शियली वाइएबल। तो मिनरल में कोई भी मेटल इतने अमाउंट में होने चाहिए कि उनका जो एक्सट्रैक्शन है आदमी के लिए कमर्शियली वाइएबल हो, मतलब आदमी के लिए फायदेमंद हो। द टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड डिटरमाइन द रिलेटिव इज विथ मिनरल्स ओर्स में भी माइंड। तो किस तरीके का उनका फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर वगैरह डिफाइन करता है, वो कैसे होंगे। इट इज़ देयर फॉर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मेन टाइप ऑफ फॉर्मेशन। तो हम लोग इसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है, वहाँ पे मिनरल में अगर इन द क्रैक्स, तो वहाँ पे मिनरल जो क्रैक्स में पाए जाते हैं, उस पत्थर के क्रैक्स में पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर उसके जॉइंट में पाए जाते हैं, उसके फॉल्ट्स में पाए जाते हैं। फॉल्ट्स मतलब क्रैक ही होता है। द स्मॉलर अकरेंस आर कॉल्ड वेन्स एंड द लार्जर अकरेंस आर लॉट्स। तो क्रैक दो तरह का होता है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में। जो क्रैक होता है, ठीक है, वो दो तरह का होता है, एक होता है वेन्स और लोड्स। तो छोटे वाले जो क्रैक होते हैं उनको वेन्स कहा जाता है और बड़े वाले को हम लोग लोड्स बोलते हैं। इन मोस्ट केसेज दे आर फॉर्म व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड मोल्टेन एंड गैसियस फॉर्म्स आर फोर्स्ड टू अपवर्ड थ्रू कैविटीज। तो अधिकांशतः केस में कैसे मतलब कैसे वो बनते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब मिनरल जो होता है लिक्विड फॉर्म में या फिर गैसियस फॉर्म में जो है अपवर्ड की तरफ आते रहता है, नीचे से मतलब अर्थ से आते रहता है, और रास्ते में जो पत्थर मिलता है उसके बीच में जो क्रैक होता है वहाँ पे जाकर के जम जाता है, ठीक है। मेजर मेटेलिक मिनरल्स लाइक टीन, कॉपर, जिंक एंड लेड इट इज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेन्स एंड लोड्स। तो इस तरीके से कौन कौन मिनरल पाया जाता है। तो टीन, कॉपर, जिंक, लीड ये सब पाया जाता है इसमें से। नेक्स्ट इन सेडिमेंट्री रॉक्स एंड नंबर ऑफ मिनरल्स अकर्स इन बेड्स और लेयर्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में जो मिनरल पाए जाते हैं वो लेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। दे हैव बीन फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन। तो एक ऐसे बने तो डिपोजिशन के कारण बने होते हैं, मतलब पहले एक लेयर जम गया, उसके ऊपर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, इस तरीके से ऐसे मिनरल पाए जाते हैं। कोल इज द सम फॉर्म ऑफ आयरन ओर। तो कोल जो है, कोल इसी तरह का या फिर आयरन ओर का कुछ फॉर्म जो है इस तरीके के मिनरल में पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। आप कोयला को फोड़ते होंगे तो देखते होंगे लेयर बाय लेयर वो टूटते रहता है ना। अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स इंक्लूड जिप्सम। तो और कौन कौन है सेडिमेंट्री मिनरल में। तो जिप्सम है, पोटास सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है। दीज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन स्पेशली इन एरिड रीजन्स। नेक्स्ट अनदर फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व द डिकम्पोजिशन ऑफ सर्फेस रॉक्स एंड रिमूवल ऑफ सॉल्युबल कंस्टिट्यूएंट्स लिविंग विद रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। बॉक्साइट इज फॉर्म्ड इन दिस वे। इस तरीके से बॉक्साइट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे कि इन्वॉल्व द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक। जो सरफेस रॉक है, जो पत्थर है, उसको डिकम्पोज करना, ठीक है, और उसमें जो सोल्यूबल कंस्टिट्यूएंट था उसको बाहर निकालना। जैसे कोई पत्थर था वो डिकम्पोज हो जाता है, उसके बाद फिर उसमें से सोल्यूबल कंटिनेंट था वो बाहर निकल जाता है, तो जो बाकी जो बचता है वो मिनरल के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जैसे बॉक्साइट इसी तरीके से पाया जाता है। मिनरल को मेनली दो तरीके में बांटते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेटेलिक फिर फेरस और नॉन फेरस में बांटा जाता है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल है। सर्टेन मिनरल में अकर्ड एज एलुवियम डिपॉजिट। कुछ मिनरल जो एलुवियम डिपॉजिट के रूप में पाया जाता है, जैसे वैली फ्लोर्स में या फिर हिल्स के बेस में। दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स एंड जनरली कंटेन मिनरल्स। तो ऐसा डिपॉजिट को हम लोग प्लेसर डिपॉजिट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और इसमें मेनली वही मिनरल पाया जाता है जो पानी से कोरोड नहीं होता है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, प्लेटिनम हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट मिनरल है इसका। द ओशियन वाटर कंटेन वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल। ओशियन वाटर में भी कई तरह के मिनरल पाए जाते हैं, लेकिन ये इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब कि इनका निकालने में जितना खर्च आएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा मतलब कि सस्ता बिकता है बाज़ार में। मान लीजिए कि लोहा निकालना है, तो लोहा के निकालने का खर्च मान लीजिए कि इसमें 80 रुपीज़ पर केजी आ गया, तो बाज़ार में तो लोहा 50 रुपीज़ पर केजी मिलता है, यानी कमर्शियली वाइएबल नहीं है आदमी के लिए, इसलिए इसमें से नहीं निकाला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हालांकि यहाँ से लोहा नहीं निकाला जाएगा सी वाटर से। हावर कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमीन आर लार्जली डिराइव फ्रॉम ओशियन वाटर। तो ओशियन वाटर से ये सब मिनरल निकाला जाता है, क्योंकि ये सब जो है मतलब आदमी के लिए कमर्शियल वाइएबल है, फायदेमंद है। मैग्नीज नोड्यूल्स भी निकाला जाता है ओशियन बेड्स से। ओशियन का जो नीचे वाला हिस्सा है, जैसे ओशियन में पानी है तो कहीं तो उसका लास्ट होगा ना, तो वहाँ पे मैग्नीज का नोड्यूल से किसी द्वारा माइनिंग किया जाता है। यहाँ पे एक रेड होल माइनिंग के बारे में बताया गया। तो रेड होल माइनिंग मेनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है, ठीक है। तो इंडिया में यदि माइनिंग करना है, किसी को धरती के नीचे से कोयला, लोहा कुछ भी निकालना है, तो गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है।
लेकिन ट्राइबल इंडिया में खास करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिनरल्स आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज। तो वहाँ पे जैसे किसी कम्युनिटी का या किसी इंडिविजुअल का जो खेत है वहाँ पे उसके अंदर मान लीजिए कि मिनरल है। इन मेघालय देयर आर लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन और लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। तो मेघालय में काफ़ी ज़्यादा संख्या में कोयला मिलता है, आयरन और मिलता है, लाइमस्टोन डोलोमाइट वगैरह मिलता है। कोल माइनिंग इन जोवाई एंड चेरापूंजी इज डन बाय फैमिली मेंबर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग नैरो टनल। तो क्या किया जाता है वहाँ के फैमिली मेंबर्स के द्वारा कि रेड होल माइनिंग मतलब एक पतला सा सुरंग बना दिया जाता है, ठीक है, काफ़ी पतला छेद कर दिया जाता है, फिर वहाँ से कोयला निकाल करके उसको मार्केट में बेचा जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग रेड होल माइनिंग का नाम देते हैं। एक तरह से इलीगल माइनिंग हो गया, एक तरह से बोल सकते हैं। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसको इलीगल डिक्लेयर किया है और स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि इस तरीके प्रैक्टिस को रोका जाए हर हाल में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया इज फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेराइड मिनरल्स रिसोर्सेज। इंडिया काफ़ी एक भागशाली कंट्री है जहाँ पे कई तरह के मिनरल पाए जाते हैं। हालांकि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अनइवनली का मतलब कि हर जगह समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ब्रॉडली स्पीकिंग पेनिनसुलर रॉक्स कंटेन मोस्ट ऑफ द रिजर्व ऑफ कोयल। तो पेनिनसुलर रीजन जो इंडिया का है, जो नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पे ज़्यादा मिनरल है ऊपर वाले एक हिस्से के मुकाबले। सेडिमेंट्री रॉक ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द पेनिनसुला, इनसे गुजरात एंड असम में मोस्ट पेट्रोलियम डिपॉजिट। तो गुजरात और असम में ज़्यादा पेट्रोलियम डिपॉजिट है। राजस्थान रिजर्व ऑफ मैनी नॉन फेरस मिनरल। तो राजस्थान में मेनली जो है नॉन फेरस मिनरल है। राजस्थान में टीन काफ़ी ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे एक खेतरी माइन है, राजस्थान में एक खेतरी माइन है, वहाँ पे टीन काफ़ी ज़्यादा मिलता है। द वास्ट एलुवियल प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट डिवाइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स। जो इंडिया का एलुवियल प्लेन है, यूपी बिहार वाला रीजन है, वहाँ पे कोई मिनरल नहीं मिलता है। दिस वेरिएशन एग्जिस्ट लार्जली बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो वेरिएशन जो है क्यों होता है, क्योंकि इंडिया का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके अब पढ़ते हैं। जैसे आयरन ओर के बारे में पढ़ते हैं। तो फेरस मिनरल्स कंटेन अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल। तो जितने मेटेलिक मिनरल है उसमें 3/4 जो है फेरस मिनरल ही है, ठीक है। फेरस मतलब जो आयरन से रिलेटेड मिनरल है। दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। तो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट सब्सटेंशियल क्वांटिटीज ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग देयर इंटरनल डिमांड। तो इंडिया अपने इंटरनल डिमांड को पूरा करते हुए फेरस मिनरल को बाहर में एक्सपोर्ट भी करता है। तो हम लोग पढ़ते हैं आयरन ओर के बारे में। तो आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो आयरन ओर एक बेसिक मिनरल है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बैकबोन है। इंडिया इज एंडोड विद फेयरली अबंडेंट रिसोर्स ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है और इंडिया में जो आयरन होता है काफ़ी गुड क्वांटिटी का होता है, गुड क्वालिटी का होता है। मैग्नेटाइट एक ओर है जो आयरन का सबसे बढ़िया वाला ओर है, ठीक है, और जिसमें आयरन काफ़ी हाई कंटेंट में होता है, 70% कंटेंट में होता है। ये काफ़ी एक्सलेंट क्वालिटी का होता है और ख़ास करके इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। मैग्नेटाइट का। हेमेटाइट भी एक इंडस्ट्रियल ओर है आयरन का, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आयरन मिलता है, ठीक है, लेकिन मैग्नेटाइट के मुकाबले थोड़ा सा कम इसमें आयरन मिलता है, ठीक है। तो मैग्नेटाइट सबसे अच्छा वाला ओर है, उसके बाद हेमेटाइट है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर शोइंग स्टेट वाइज। तो किस स्टेट के द्वारा कितना आयरन ओर निकाला जाता है। उड़ीसा के द्वारा 52% है, कर्नाटक के द्वारा 14 है, छत्तीसगढ़ के द्वारा 16 है, झारखंड 11 और दूसरे स्टेट मिला के मात्र 7%। यानी सबसे ज़्यादा आयरन कहाँ मिलता है, उड़ीसा में मिलता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा आयरन का कंट्रीब्यूशन उड़ीसा का है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कुद्रे इन कन्नड़ मीन्स हॉर्स। तो ठीक है, कुद्रे मुख्य वेस्टर्न घाट में है। द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटक रिजेंबल द फेस ऑफ अ हॉर्स। द बैलाडेला हिल्स लुक लाइक द हम्प ऑफ एन ऑक्स एंड हेंस इट्स नेम। तो नाम से पता चल रहा है, जैसे कुद्रेमुख जो है कन्नड़ रीजन में एक पहाड़ है, ठीक है, माइन है कुद्रेमुख माइंस। तो घोड़ा की तरह लगता है वो पीक जो है, पहाड़ का जो पीक हो घोड़ा की तरह देखने में लगता है। उसे एक बैलाडीला हिल है जो बैल के हम्प की तरह लगता है देखने में, ठीक है, इसलिए उसका नाम है यहाँ पे बताया गया है। तो मेजर आयरन और बेल्ट कहाँ है इंडिया में, मतलब कि इंडिया में ज़्यादातर आयरन कहाँ मिलता है। बेल्ट करने मतलब यदि कंटिन्यूसली आयरन एक एरिया में मिलता है तो उसको बेल्ट बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना उड़ीसा झारखंड बेल्ट के बारे में। इन उड़ीसा हाई ग्रेड हेमेटाइट और इज फाउंड। हेमेटाइट मिलता है उड़ीसा में, ठीक है। बादाम पहाड़ माइंस इन मयूरभंज एंड केंदुझार डिस्ट्रिक्ट। तो बादाम पहाड़ है माइंस है, बादाम पहाड़ माइंस है मयूरभंज और केंदुझार डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में। उसके अलावा यदि सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में देखें झारखंड के, तो वहाँ हेमाटाइट और मिलता है। और अब देखते हैं दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। तो इलाज इन द छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र। तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच का बेल्ट है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेमाटाइट मिलता है। बैलाडीला रेंज जो है बस्तर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे है। इसमें 14 जो है सुपर डिपॉजिट मतलब 14 माइंस है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेमाटाइट और मिलता है। और इट हैज़ द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी नीडेड फॉर स्टील मेकिंग। यहाँ जो लोहा मिलता है वो काफ़ी सूटेबल होता है स्टील मेकिंग के लिए। यहाँ से लोहा जो एक्सपोर्ट किया जाता है जापान के लिए, साउथ कोरिया के लिए, विशाखापट्टनम पोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे एक टर्म और मिलता है कि विशाखापट्टनम पोर्ट से जो है आयरन को एक्सपोर्ट किया जाता है जापान और साउथ कोरिया के लिए।
नेक्स्ट है बलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु टुमकारू बेल्ट इन कर्नाटका। तो बलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुकमारू बेल्ट कर्नाटका में है और है लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयरन और पाया जाता है। कुंद्रेमुख माइन जो है वेस्टर्न घाट में कर्नाटका का, वहाँ वो 100% एक्सपोर्ट यूनिट है, मतलब वहाँ पे जो भी निकलता है सब एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। कुंद्रेमुख डिपोजिट्स नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तो दुनिया में बड़े माइंस में इसका गिनती होता है और इसको जो है मैंगलोर पोर्ट के द्वारा यहाँ से लोहा को मैंगलोर पोर्ट लाया जाता है और वहाँ से फिर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट की बात करें तो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र का है और गोवा में जो है आयरन निकलता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वांटिटी का नहीं होता है, मतलब कि अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है, फिर भी यहाँ से निकाला जाता है और मार्मो गोवा पोर्ट के द्वारा इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। अब बात करते हैं मैंगनीज की, तो मैंगनीज एक मेनली यूज किया जाता है स्टील और फेरो मैग्नीशियम एलॉय बनाने में। 10 केजी मैंगनीज का यूज होता है 1 टन स्टील बनाने में। 1 टन मतलब कि 1000 केजी स्टील बनाने में मात्र 10 केजी मैंगनीज का यूज किया जाता है, ठीक है। इसको ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड और पेंट वगैरह बनाने में भी यूज किया जाता है। तो देखते हैं मैंगनीज का कंपोजिशन देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा इस कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सॉरी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है 27%, तो महाराष्ट्र है उड़ीसा है, ठीक है। तो अब मैंगनीज के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ कितना मिलता है। तो ये था फेरस मिनरल के बारे में। अब हम लोग नन फेरस मिनरल के बारे में देखते हैं। नन फेरस मिनरल यानी कि जिसमें लोहा वाला प्रॉपर्टी ना, ऐसे मिनरल, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इंडिया में जो नन फेरस मिनरल का जो प्रोडक्शन होता है ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, मतलब कि ज़्यादा संख्या में नहीं है। लेकिन इस मिनरल में कौन कौन पाया जाता है, कॉपर है, बॉक्साइट है, लीड है, जिंक है, गोल्ड है, ठीक है। और इसका मेन यूज कहाँ होता है, तो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कॉपर और बॉक्साइट के बारे में। यहाँ पर एक मैप दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि आयरन ओल फील्ड कहाँ कहाँ है। तो आप देख सकते हैं ये जो इस तरह का जो आपको कलर दिख रहा है, ये आयरन ओल फील्ड के बारे में दिखाया जा रहा है, ठीक है। आयरन ओर का फील्ड के बारे में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जैसे हम लोग अभी बेल्ट के बारे में पढ़े थे ना, वो बेल्ट यहाँ पे है, केंदुझर वाला हो गया, फिर इधर बैराडीला रेंज यहाँ पे है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद फिर इधर चिकमंगलुरु वाला बेल्ट है जो था, ठीक है। यहाँ चिकमंगलुरु है, चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु टुमकुरू बेल्ट, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि आयरन और माइंस कहाँ कहाँ है, तो जो रेड कलर में वो माइंस है। जो स्टार है वो माइका है, तो माइका मिलता है यहाँ पे बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में और फिर हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद फिर देख सकते हैं मैंगनीज, तो उसके बाद मैंगनीज है इस तरह का जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कटनी, अमरकंटक, बिलासपुर, ठीक है, ये सब जो है मैंगनीज यहाँ पे निकलता है। तो यहाँ पे और का एक मैप देख सकते हैं। राजस्थान में जो खेतरी माइन है यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। खेतरी माइन में कॉपर और टिन दोनों निकलता है, ये याद रखिएगा। कॉपर बारे में देखते हैं। तो इंडिया इज क्रिटिकली डिफिशियंट इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। तो इंडिया जो है कॉपर में काफ़ी पीछे है, इंडिया में कॉपर ज़्यादा नहीं मिलता है। बीइंग मेलिएबल डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर, कॉपर इज मेनली यूज इलेक्ट्रिकल केबल्स। तो कॉपर का यूज कहाँ जाता है, इलेक्ट्रिकल केबल बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, केमिकल्स इंडस्ट्री में भी कॉपर का यूज किया जाता है। द बालाघाट माइन्स इन मध्य प्रदेश, खेतरी माइन इन राजस्थान। तो राजस्थान का जो खेतरी माइन है कॉपर के लिए फेमस है, यहाँ पे टीन भी हालांकि ऐसे निकलता है। एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। नेक्स्ट देखते हैं बॉक्साइट के बारे में। तो दो सेवरल ओर्स कंटेन एल्यूमिनियम। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का ओर है, ठीक है, लेकिन इट इज़ फ्रॉम बॉक्साइट क्ले लाइक सब्सटेंस दैट एल्यूमिनियम लेटर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का दूसरा भी ओर है, लेकिन बॉक्साइट जो अच्छा ओर इसका माना जाता है। बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। एल्यूमिनियम इज इंपॉर्टेंट मेटल बिकॉज इट कंबाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल सच एज आयरन। तो कहा जा रहा है कि एल्यूमिनियम काफ़ी इंपॉर्टेंट मेटल माना जाता है क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और हल्का होता है, ठीक है। इसलिए जो प्लेन बनाया जाता है, हवाई जहाज़ बनाया जाता है या फिर पानी का जहाज़ बनाया जाता है, एल्यूमिनियम का बनाया जाता है, मतलब काफ़ी हल्का होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और मलिएबल भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इंडिया बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन अमरकंटक प्लेटू, मैकाल हिल्स एंड द प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी। तो बिलासपुर कटनी जो मध्य प्रदेश में है, बिलासपुर एक्चुअली छत्तीसगढ़ में और कटनी मध्य प्रदेश में, अमरकंटक हिल, मैकाल हिल, ये सब एरिया में ज़्यादा पाया जाता है इंडिया में एल्यूमिनियम यानी बॉक्साइट। ओडिशा वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। 2016-17 में ओडिशा जो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस करने वाला स्टेट था। उसके बाद पंचपटमली डिपॉजिट्स इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट इन द स्टेट, ठीक है। तो उड़ीसा में ही एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे अभी मैप में आप देख सकते हैं। तो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे देख सकते हैं उड़ीसा में आप, है ना। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है एल्युमिनियम के लिए।
सॉरी मतलब बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसके बाद यहाँ पे एक बताया गया है, एक फैक्ट बताया गया है कि जब एल्युमिनियम का डिस्कवरी हुआ था पहली बार, ठीक है, तो जो नेपोलियन थर्ड जो राजा था, एम्पेरर नेपोलियन थर्ड, वो बटन हुक अपने कपड़े का एल्युमिनियम का बनवाया था, ठीक है। और जो चीफ गेस्ट होते थे उनको एल्युमिनियम के खाने मिलता था, एल्युमिनियम के बर्तन में खाने के लिए मिला जाता था। और बाकी जो लोकल गेस्ट होते थे उनको सिल्वर और गोल्ड के बर्तन में मिलता था। मतलब एल्युमिनियम को उस समय गोल्ड और सिल्वर से ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता था, ठीक है। लेकिन उसके 30 साल बाद एल्युमिनियम इतना ज़्यादा मिलने लगा दुनिया में कि जो कटोरा बनने लगा, मतलब कि जो भिखारी लोग होता था वो एल्युमिनियम यूज करने लगा, ठीक है। तो बाद में फिर गोल्ड और सिल्वर अपना स्थान ले लिया टॉप पे। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि रसिया का एम्पेरर था एम्पेरर नेपोलियन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल के बारे में। माइका इज मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। तो माइका एक मिनरल है जो प्लेट या लीव के सीरीज के जैसा होता है, मतलब लेयर बाय लेयर करके बनाया जाता है। इट स्प्लिट इजली इनटू थिन शीट्स, इसको आसानी से तोड़ सकते हैं पतले शीट्स में। और दिस शीट्स कैन बी सो थिन दैट 1000 कैन बी लेयर्ड इनटू माइका शीट फॉर अ फ्यू सेंटीमीटर हाई। तो ये शीट काफ़ी पतला पतला बनाया जा सकता है। माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक एंड ग्रीन, रेड और ब्राउन। तो माइका डिफरेंट कलर में हो सकते हैं। क्लियर यानी कि वाइट टाइप का, मतलब ट्रांसपेरेंट, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन। ड्यू टू एक्सलेंट डाइलेक्ट्रिक स्टेट, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, माइका इज वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंडेंट मिनरल यूज इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। तो इसका यूज मेनली इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में होता है। क्यों? क्योंकि इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, लो पावर लॉस फैक्टर है, मतलब कि ज़्यादा पावर को लॉस नहीं करता है। इसका जो है हाई वोल्टेज के प्रति रेजिस्टेंस है, मतलब कि ज़्यादा हाई वोल्टेज को सह नहीं सकता है। माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, कोडरमा गया हजारी बेल्ट ऑफ झारखंड। इन राजस्थान द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया इज अराउंड अजमेर। तो अजमेर के आसपास का एरिया राजस्थान में मिलता है। नेल्लौर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री। तो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में भी माइका मिलता है। देखते हैं रॉक मिनरल के बारे में। तो लाइम स्टोन इज फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ऐसे रॉक में पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, वहाँ उसमें से लाइम स्टोन निकाला जाता है। इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। तो सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। लाइम स्टोन जो है बेसिक रॉ मटेरियल सीमेंट इंडस्ट्री के लिए और आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है हैजर्ड्स ऑफ माइनिंग। माइनिंग का क्या क्या हैजर्ड्स है, क्या क्या नुकसान है। तो उससे सबसे पहले तो एयर पोल्यूशन होता है, फिर वाटर पोल्यूशन होता है, फिर ज़मीन के नीचे से निकाल लिया जाता है सारा मटेरियल, तो ज़मीन धंसने का डर रहता है, तो लैंड स्लाइडिंग होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये सब माइनिंग के हैजर्ड्स में आता है। यहाँ पे जैसे एक केस दिया गया है झरिया का, झरिया झारखंड में है। वहाँ पे आग लग गया था लोहा के, मतलब सॉरी कोल फील्ड में ही, ठीक है, मतलब जहाँ से कोयला निकाला जाता है वहीं पे। तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। कई लोगों का उसमें जान में गया था। तो यहाँ पे बताया गया है कि माइनिंग को कभी कभी किलर इंडस्ट्री भी इसी कारण से बोल दिया जाता है, क्योंकि इसमें कई लोगों का जान चला जाता है माइनिंग के कारण ही। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल हमारे पास जो मिला है वो लिमिटेड क्वांटिटी में मिला है। एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। मिनरल कैसा है? तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, एक बार ख़त्म हो जाएगा तो इसको दोबारा आने में कई साल लग जाएंगे। इसलिए लोगों को मिनरल को कंजर्व करना चाहिए, वाइडली यूज करना चाहिए, ठीक है। तो द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल डिपॉजिट एंड इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन 1% ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट का लगभग 1% ही मिनरल है और उसको हम लोग को अंधाधुंध खर्च नहीं करना चाहिए, रैपिडली कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको बनना काफ़ी स्लो प्रोसेस है, एक काफ़ी स्लो जियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके तहत मिनरल बनता है और एक बार खत्म हो जाने पे दोबारा ये आएगा नहीं जल्दी, ठीक है। तो हम लोग यदि प्रेजेंट रेट से कंज्यूम करते हैं तो काफ़ी जल्दी ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया गया है ना, काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए गए हैं। कंसंट्रेटेड एफर्ट हैज़ टू मेड इन ऑर्डर टू यूज मिनरल रिसोर्सेज इन प्लांट इन सस्टेनेबल मैनर। तो मिनरल को प्लांट और सस्टेनेबल मैनर में यूज करने के लिए लगातार हम लोग को एफर्ट लगाते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? तो मेटल को रिसाइकल करना चाहिए, स्क्रैप मेटल को यूज करना चाहिए, मतलब कि जो मेटल बर्बाद हो गए उनको दोबारा बना करके यूज करना चाहिए, ठीक है। तो यानी हर तरीके से हम लोग को मिनरल को कंजर्व करने के प्रति सोचना चाहिए। अब एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में देखते हैं। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़। तो सारे काम के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। इट इज नीडेड टू कूक, टू प्रोवाइड हीट एंड लाइट, टू प्रॉपर व्हीकल्स एंड डिलीवर मशीनरी इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्री में मशीन के चलाना हो या फिर व्हीकल चलाना हो या फिर खाना बनाना हो, हर जगह एनर्जी का ज़रूरत है। एनर्जी को कहाँ से हम लोग जनरेट कर सकते हैं? तो कोयला से, पेट्रोल से, नेचुरल गैस से, यूरेनियम से या फिर इलेक्ट्रिसिटी से। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। एनर्जी को हम लोग कैसे बांट सकते हैं? कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? जो पारंपरिक है, काफ़ी पहले से यूज करते आ रहे हैं, जैसे फायरवुड हो गया, कैटल डंग हो गया, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी अब हो गया।
नॉन कन्वेंशनल में क्या आता है, तो जो हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं जैसे सोलर विंड हो गया, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी, ये सब हो गया। फायरवुड एंड कैटल डंग की एक मोस्ट कॉमन इन रूरल इंडिया, तो इंडिया के देहाती ग्रामीण क्षेत्रों में फायरवुड और कैटल डंग काफ़ी कॉमन है। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट मोर देन 20% ऑफ रिक्वायरमेंट इन रूरल हाउस होल्ड इज मेट बाई दीज टू कंटिन्यूएशन। तो बताया जा रहा है कि रूरल इंडिया में 70% से ज़्यादा जो है फायरवुड और कैटल डंग से ही काम चल जाता है वहाँ पे फ्यूल का रिक्वायरमेंट। और इसके कंटिन्यूएशन से मतलब कि इसके लगातार यूज होने से, ठीक है, फायरवुड के यूज होने से जंगल का कटाई किया जा रहा है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, ठीक है। और काऊ डंग को प्रमोट मतलब कि काऊ डंग के कारण काफ़ी ज़्यादा बीमारी भी हो रहा है, हालांकि उसको हम लोग मैन्योर बना करके यूज करें तो काफ़ी ज़्यादा यूज अच्छा यूज होगा उसका, है ना, एग्रीकल्चर में। अब उसके बारे में एक एक के बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। कोयला के बारे में पढ़ते हैं। तो इन इंडिया कोल इज फाउंड मोस्ट एमिनेटली अवेलेबल इन फॉसिल फ्यूल। तो इंडिया में जो फॉसिल फ्यूल मिलता है उसमें कोल सबसे ज़्यादा मिलता है। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। इट प्रोवाइड द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ नेशन एनर्जी नीड। तो नेशन का जो एनर्जी नीड है, नेशन का जो एनर्जी की ज़रूरत है उसका एक सब्सटेंशियल पार्ट पूरा करता है, उसका एक मेजर पार्ट को पूरा करता है। इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री एज वेल फॉर डोमेस्टिक नीड। तो इंडिया के में डोमेस्टिक नीड के पूरा करने के लिए और फिर इंडस्ट्री नीड को पूरा करने के लिए पावर जनरेशन जो है अधिकांशतः कोयले के द्वारा ही किया जाता है। इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो इंडिया जो है अपना कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कोयला पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो कोल भी एक तरह का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसलिए यानी कि इसको भी ज़्यादा अंधाधुंध ख़त्म करेंगे तो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। डिकेइंग, तो ये बना कैसे था, तो इसके बनने का कोई खास प्रोसेस किसी को नहीं पता है कि कैसे बना था, ठीक है। बस इतना मान लिया जाता है कि काफ़ी सालों पहले जो है भूकंप या फिर कुछ ऐसा आया होगा जिससे सारा पेड़ पौधा, सारा जीव जंतु, धरती पूरा ख़त्म हो गया होगा। बाद में उसके ऊपर मिट्टी वगैरह जमते गया तो हाई प्रेशर के कारण और ज़्यादा टेम्परेचर में होने के कारण जो है कोयला बन गया, ठीक है। कोयला कई तरह का होता है, जैसे लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट, एंथ्रासाइट, 4 तरह के कोयला मेनली होता है, ठीक है। जिसमें लिग्नाइट जो है, पीट सबसे ख़राब क्वालिटी का कोयला होता है, उसके बाद लिग्नाइट का नंबर आता है। तो लिग्नाइट भी एक लो ग्रेड ही है ना, ब्राउन कलर का कोयल होता है, कोल होता है, विच इज़ सॉफ्ट एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट, जो काफ़ी मुलायम होता है, मतलब काफ़ी मुलायम, हाथ से तोड़ने जैसा नहीं होता, लेकिन बाकी कोयले के मुलायम होता है उसके मुकाबले। इसमें मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। इंडिया में लिग्नाइट कहाँ कहाँ मिलता है, तो तमिलनाडु में जो मिलता है वो लिग्नाइट होता है, और इसी का यूज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है कोल दैट हैज बीन ब्यूड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर इक्वल बिटुमिनस। तो उसके बाद जो लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस का नंबर आता है। इट इज मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियली, तो कमर्शियली हम लोग अधिकांशतः इसी का यूज करते हैं। मेटलर्जिकल कोल इज हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल विच हैज स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन ब्लास्ट फर्नेसेज। तो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में मतलब जहाँ पे आयरन, एल्युमिनियम वगैरह को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके ओर से निकाला जाता है, जहाँ पे उस इंडस्ट्री में भी कोयला का यूज किया जाता है, तो वहाँ पे बिटुमिनस का यूज किया जाता है। एंथ्रासाइट का यूज, एंथ्रासाइट काफ़ी हाई क्वालिटी का कोल है, काफ़ी हार्ड होता है। इंडिया में जो कोयला 2 सीरीज में पाया जाता है, एक होता है गोंडवाना सीरीज, ठीक है, मतलब कि काफ़ी पुराने सीरीज वाले, ठीक है। एक होता है टर्शियरी डिपॉजिट जो उसके मुकाबले नए हैं। तो गोंडवाना वाला जो है साउथ इंडिया वाले रीजन में पाया जाता है, और टर्शियरी जो है झारखंड वाले रीजन में पाया जाता है, ठीक है। द मेजर सोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल विच आर मेटलर्जिकल कोल लोकेटेड इन दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल, झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो इंपॉर्टेंट कोयल फील्ड। तो गोदावरी महानदी, सोन एंड वर्धा वैली आर ऑल्सो कंटेन कोल डिपॉजिट। टर्शियरी सेक्टर कहाँ है, तो मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है उधर जो है पेनिनसुलर इंडिया में जो है गोंडवाना वाला पाया जाता है, और टर्शियरी कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले मैप देख लेते हैं, ठीक है, कहाँ पे किस तरीके से पाया जाता है। तो कोल फील्ड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, इधर जो कोल फील्ड पाया जाता है ये मेनली होता है गोंडवाना कोल फील्ड, और इधर जो पाया जाता है उधर टर्शियरी कोल फील्ड। कोल माइंस क्या है, तो कोल माइंस जहाँ जहाँ ब्लैक पोर्शन दिख रहा है आपको वो कोल माइंस है, ठीक है। ऑयल फील्ड जो रेड कलर में दिख रहा है आपको तो ये ऑयल फील्ड है, ठीक है। डिगबोई में हो गया, उसके बाद फिर मोरान में हो गया, इधर यदि आए तो यूपी में एक जगदीशपुर है, उसके बाद फिर इधर मेनली बॉम्बे हाई यहाँ पे है, ठीक है, मुंबई हाई जो लिखा है। तो ये सब यहाँ से ऑयल निकलता है, तेल निकलता है, ठीक है। नेचुरल गैस फिर नेचुरल गैस पाइपलाइन का यहाँ पे इस तरह से जो दिख रहा है, ठीक है ना, मतलब ये जो लाइनिंग दिख रहा है ये नेचुरल गैस यहाँ से निकलता है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। पेट्रोलियम के बारे में, तो पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज द नेक्स्ट मेजर एनर्जी रिसोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल। इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग, तो हीट और लाइटिंग के लिए फ्यूल प्रोवाइड करता है। लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी और रॉ मटेरियल्स फॉर नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए लुब्रिकेंट प्रोवाइड कराता है, रॉ मटेरियल का काम करता है।
पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज ए नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल फर्टिलाइजर एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्री। तो बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री के लिए जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री उसका रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम अकरेंस इन इंडिया एसोसिएटेड विद एंटी क्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी एज। तो इंडिया में जितने भी टर्शियरी एज के रॉक फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, रॉक का फॉर्मेशन डिफरेंट एज में हुआ है, तो टर्शियरी एज में जो रॉक का फॉर्मेशन हुआ है उसमें इंडिया में निकलता है हम लोग को ऑयल निकलता है। द ऑयल बेयरिंग लेयर इज पोरस limestone sandstone throughout which oil may flow. The oil is prevented from risking and sinking by intervening non-porous layer. तो कहा जा रहा है कि डिफरेंट पत्थर के बीच में जो है, पत्थर के बीच में से ऑयल निकाला जाता है इंडिया में, ठीक है। पेट्रोलियम जो है फॉल्ट ट्रैप में पाया जाता है बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स। गैस मीन हायर यूजुअली अकर्स अबव द ऑयल। तो नेचुरल गैस क्या होता है, तो जहाँ पे पेट्रोलियम निकलता है उसी के ऊपर जो है धुआं के तरह है ना, या फिर बोल सकते हैं कुहासा जैसे होता है ना, उस तरीके से नेचुरल गैस उसके ऊपर होता है, पेट्रोलियम के ऊपर। तो किसी भी माइन में सबसे पहले गैस निकलता है, ठीक है, फिर गैस निकलता रहता है, उसी के प्रेशर के साथ साथ अचानक से तेल निकलने लगता है, और इस तरीके से ऑयल नीचे से निकलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ नेचुरल गैस निकला और नीचे से ऑयल नहीं निकला, क्योंकि सारा ऑयल कभी कभी सूख भी जाता है, ठीक है। सूख कैसे जाता है, तो जो पोरस यहाँ पे रॉक होते हैं, रॉक दो तरह का रॉक होता है, जो पोरस रॉक होता है उसके सहारे किसी तरीके से नीचे चला जाता है और नीचे चला जाता है, ठीक है, या फिर वहाँ से रिश्ते हुए दूसरे जगह चला जाता है। मुंबई हाई, गुजरात एंड असम आर द मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरिया इन इंडिया, ठीक है। उसके अलावा भी कई जो है इंडिया में कई जगह से ऑयल निकलता है, लेकिन मेजर प्रोडक्शन कहाँ से होता है, तो मुंबई हाई, गुजरात और असम से होता है। अंकलेश्वर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात। असम इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो असम में सबसे पहले डिगबोई में इंडिया का सबसे पहला निकला था। वहाँ पे एक और है नहरकटिया, मोरान, हुगरीगंज, ये सब इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है वहाँ का। नेचुरल गैस क्या है, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स फाउंड इन एसोसिएशन विथ और विदाउट पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के साथ और पेट्रोलियम के बिना भी निकलता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल का काम करता है। नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिकॉज ऑफ लो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली माना जाता है क्योंकि जो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी कम क्वांटिटी में निकलता है, ठीक है। लार्ज रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस हैज बीन डिस्कवर्ड इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में काफ़ी ज़्यादा संख्या में ऑयल रिजर्व मिला है, ठीक है। along the west coast of reserve of Mumbai high and allied fields are supplemented found in Gulf of Cambay. Andaman Nicobar are also important area having large reserve of natural gas. तो अंडमान निकोबार में काफ़ी ज़्यादा संख्या में नेचुरल गैस निकला है। द 1600 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर अक्रॉस कंट्री पाइपलाइन लिंक मुंबई हाई एंड बेसिन विद फर्टिलाइजर्स पावर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेज इन द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, इसको जोड़ा गया है मुंबई हाई से, है ना, यहाँ पे जो पाइपलाइन बिछाया गया है यहाँ से, ये उसको मुंबई हाई से जोड़ा गया और इसके सहारे काफ़ी चीज़ का ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ बताया गया है, ठीक है। ये 1700 किलोमीटर का लगभग लंबा पाइपलाइन है, ठीक है। और सीएनजी का आजकल यूज़ किया जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है व्हीकल चलाने में, जो काफ़ी क्लीनर फ्यूल है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी है साइज वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन टुडे। तो आज जो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा यूज है हमारे ज़िंदगी में, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई काम नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी को दो तरीके से जनरेट किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से या फिर थर्मल पावर से। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, बांध बनाया जाता है, बांध का पानी को छोड़ा जाता है, टरबाइन चलाया जाता है उससे, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। दूसरा क्या होता है, कोयला से थर्मल पावर प्लांट, वहाँ पे क्या होता है, कोयला से पानी को गर्म किया जाता है, गर्म करने से उसमें से वेपर निकलता है, उससे टरबाइन चलाया जाता है, तो उसको थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। तो दो तरह का पावर प्लांट इंडिया में होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे होता है, तो उसके जनरेटेड बाई फ्लोइंग वाटर। ये सब जो है नेचुरल रिसोर्स रिन्यूएबल रिसोर्स है। मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, एक तरह का रिन्यूएबल रिसोर्स है। इंडिया में कई तरह के इस तरीके के बांध बनाए गए, जैसे भाखड़ा नंगल, दामोदर वैली, कोपली हाइडल प्रोजेक्ट, ये सब। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो होता है इसमें कोयला यूज होता है, तो इसलिए नॉन रिन्यूएबल हो गया, ठीक है। और ये नॉन रिन्यूएबल है। आगे हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ है यहाँ पे, जैसे एक मिनट, जो रेड कलर में आपको दिख रहा है न्यूक्लियर है और ब्लैक कलर वाला जो है थर्मल है। तो देख सकते हैं कैगा जो कर्नाटका में, वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कलपक्कम तमिलनाडु में, वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। उसके बाद फिर इधर तारापुर में है, तारापुर इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ठीक है। उसके बाद ककरापारा गुजरात में है, ककरापारा में है। उसके बाद रावल भाटा ये राजस्थान में है, नरौरा यूपी में है। ये मैप लोकेशन में आता है एग्जाम में, इसलिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। और यदि अब इसका बात किया जाए, थर्मल पावर प्लांट की बात किया जाए, तो सबसे पहले दिल्ली फरीदाबाद हो गया, उसके बाद हरदौगंज हो गया, पंकी कानपुर के पास यूपी में है। उसके बाद परीक्षा हो गया यूपी और उसके बॉर्डर पे मध्य प्रदेश के बाद, सिंगरौली हो गया मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद फिर रिहंद हो गया, रिहंद डैम जो है
गुजरात सॉरी झारखंड में रिहंद, ठीक है, रिहंद डैम जो है झारखंड में है, सॉरी रिहंद जो है यूपी में है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, चंद्रपुर जो है झारखंड में था, हम रिहंद से कंफ्यूज करके इसको, कोलकाता जो है वेस्ट बंगाल में है, दुर्गापुर भी वेस्ट बंगाल में है, तालचेर उड़ीसा में है, याद रखिएगा, चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, उसके अलावा नासिक है महाराष्ट्र में, भुसावल महाराष्ट्र में, कोराडी महाराष्ट्र में है, पार्ली महाराष्ट्र में। यदि तेलंगाना की बात किया जाए तो रामागुंडम एंड कोटागुंडम, उसके बाद फिर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। तो ये सब जो है एनौर जो है एनौर तमिलनाडु में है, तुतिकोरन भी तमिलनाडु में है, तुतिकोरन के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तुतिकोरन तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये सब जो थर्मल पावर प्लांट है जो रेड कलर में हम देखें न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तारापुर पहला था न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। अब लोग देखते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल मतलब क्या हुआ कि जो पारंपरिक नहीं था, हम लोग नया नया यूज करना सीखे, मतलब कि अब उसको यूज करना सीखे। तो इसमें मेन कौन कौन आएगा, और इसका सबसे पहले रीजन क्या है नॉन कन्वेंशनल के प्रति जाने का। तो सबसे पहले तो रिन्यूएबल होते हैं, जैसे कोयला पेट्रोल ये सब नॉन रिन्यूएबल है, तो एक न एक दिन तो खत्म हो ही जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए हम लोग दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे जा रहे हैं, तो उसको नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ऐसा एनर्जी जो कभी खत्म ना हो, ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइड एनर्जी, बायोमास एनर्जी जो वेस्ट मटेरियल से निकलता है, इसको नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा संख्या में सनलाइट, वाटर, विंड और बायोमास पाया जाता है, ठीक है। हम लोग यदि बात करें न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी का, इट इज ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द सोर्स ऑफ एटम। तो क्या कह रहा है कि एटम के स्ट्रक्चर को चेंज करके इसको निकाला जाता है, ठीक है। विथ व्हेन सच एन अल्टरेशन इज मेड मच एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड दिस रिलीज टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। तो जब इस तरीके का एनर्जी रिलीज किया रहा जाता है, मतलब कि जब इस तरह का स्ट्रक्चर का अल्टर किया जाता है, चेंज किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है उसके द्वारा। यूरेनियम और थोरियम मेनली इसमें यूज किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम कहाँ अवेलेबल है, तो झारखंड में अवेलेबल है, अरावली रेंज ऑफ राजस्थान में अवेलेबल है, और केरला के मोनाजाइट सैंड में, केरला में मोनाजाइट सैंड पाया जाता है जिसमें से थोरियम निकलता है, ठीक है। सोलर एनर्जी की बात किया जाए तो इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री का मतलब कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जाता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया के बीचों बीच से पास करता है, तो इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री हो गया। इसके नीचे वाला जो पोर्शन है मतलब पेनिनसुलर इंडिया जो ट्रॉपिकल कंट्री है, तो यहाँ पे सनलाइट काफ़ी ज़्यादा होता है, सन का लाइट यहाँ पे सीधा पहुँचता है, जिसके कारण से सोलर एनर्जी का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांस है। सोलर एनर्जी का फ़ायदा क्या है, तो हम लोग देहाती क्षेत्र में जहाँ पे बिजली नहीं पहुँचा सकते, या फिर पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पॉल वगैरह नहीं लगा सकते, वहाँ भी हम लोग बिजली पहुँचा देते हैं इससे। विंड पावर क्या है, तो इंडिया है ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर। तो इंडिया में ग्रेट पोटेंशियल है विंड पावर का, खास करके राजस्थान गुजरात वाले इलाके में या फिर तमिलनाडु वाले इलाके में। कहने का मतलब जो भी समुद्र किनारे वहाँ पे विंड पावर सेटअप किया जाता है, ठीक है। नागरकोइल एंड जैसलमेर ये सब जो है काफ़ी फेमस रीजन है विंड पावर जनरेशन करने के लिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बायोगैस के बारे में। तो बायोगैस क्या होता है, तो जो भी वेस्ट मटेरियल है या फिर जो प्लांट है, सड़ा गला प्लांट है, या फिर जो फार्म वेस्ट हो गया, श्रब्स हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, इससे जो है यदि हम लोग निकालते हैं, बिजली प्रोड्यूस करते हैं इसके डिकम्पोजिशन के कारण, तो उसको हम लोग बायोगैस बोलते हैं, ठीक है। तो बाकी जो नॉर्मल जो केरोसिन या फिर डंके वगैरह जलाते हैं उसके मुकाबले बायोगैस काफ़ी ज़्यादा इफिशियंट है, ठीक है। बायोगैस प्लांट को गोबर गैस प्लांट भी बोला जाता है रूरल इंडिया में। तो इसमें क्या किया जाता है, काऊ डंग को पहले सुखाया जाता है, उसके बाद उसको डिकम्पोज किया जाता है, और इससे फिर फर्टिलाइज़र भी बनता है और बिजली भी प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण से मतलब हम लोग खाना बना सकते हैं उससे बॉल भी जलता है, लाइटिंग भी होता है, ठीक है। टाइडल एनर्जी की बात किया जाए तो टाइड क्या होता है, दिन में मतलब कि टाइड जो है जब पानी अपने हाई पे जाता है तो उसको हम लोग हाई टाइड बोलते हैं, फिर पानी जब वापस समुद्र में जाता है उसको लो टाइड बोलते हैं। तो ओशियनिक टाइड का टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फ्लडगेट डैम्स आर बिल्ड अक्रॉस द इनलेट्स। तो जब जैसे ही पानी हाई पे जाता है तो फ्लडगेट यहाँ पे ऑलरेडी गेट बनाया रहता है, इस गेट को बंद कर दिया, तो पानी हाई हो गया इसमें, तो इसमें जमा हो गया इस टैंक में, ठीक है। और इस गेट को धीरे धीरे खोला जाता है, तो फिर पानी इसमें से जाता है इसमें से, तो यहाँ पर टरबाइन नचाया जाता है, तो इसी से टाइडल एनर्जी बनाया जाता है। इंडिया में टाइडल एनर्जी कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो गल्फ ऑफ खंभात एंड गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, वेस्टर्न कोस्ट एंड गंगेटिक डेल्टा इन सुंदरबन रीजन, ठीक है। तो वहाँ पर टाइड एनर्जी का यूज किया जाता है। जियो थर्मल एनर्जी क्या है, तो अर्थ के अंदर जो नीचे हम लोग जाते हैं तो अर्थ के अंदर जो है टेम्परेचर का चेंज होता है, उस टेम्परेचर का चेंज को हम लोग एनर्जी के रूप में यूज कर सकते हैं। तो रेफर टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो थर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज द अर्थ ग्रो प्रोग्रेसिवली हॉटर विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। तो जो थर्मल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है, तो अर्थ के नीचे जैसे जितना नीचे जाते हैं तो उतना ही नीचे गर्म होते जाता है अर्थ का टेम्परेचर।
वेयर द जो थर्मल ग्रेडियंट इज हाई टेम्परेचर और फाउंड एट शैलो डेप्थ अंडरग्राउंड वाटर इज सच एरिया ऑब्जॉर्व हीट फ्रॉम द रॉक्स एंड बिकम हॉट। तो एक्चुअली होता क्या है वहाँ पे कि अर्थ के टेम्परेचर से अंडरग्राउंड वाटर जो है वही गर्म हो जाता है और उसके वेपर से फिर टरबाइन चलाया जाता है। और इंडिया में इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट हैव बीन सेटअप इन इंडिया टू हार्नेस जो है थर्मल एनर्जी। एक जो है कहाँ है, पार्वती वैली जो है मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, और दूसरा पूगा वैली लद्दाख में। तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में इसका यूज किया जाता है, याद रखिएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, तो यहाँ पे हम लोग अभी तक एनर्जी के बारे में पढ़े, एनर्जी का क्या क्या यूज करते हैं। ठीक है, एनर्जी को किस तरीके से यूज करते हैं। एनर्जी रिन्यूएबल होता है, नॉन रिन्यूएबल होता है, एनर्जी खत्म हो सकता है, इस तरीके से यूज करते हैं। तो इसलिए हम लोग कंजर्वेशन काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे एक टर्म आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि आज का ज़रूरत को पूरा करते हुए ना, कंप्लीटिंग द प्रेजेंट नीड, आज की ज़रूरत को पूरा करते हुए भविष्य के लिए बचा करके रखना, भविष्य के लिए उसको बचा करके रखना, उसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर ख़त्म हुआ। यदि MCQ आप बना सकते हैं यहाँ पे तो आप इसको बनाएं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे है MCQ का, उसके बाद 2 क्वेश्चन यहाँ है MCQ का। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दें। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।